सेना यात्री जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ और सभागार में बैठे सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। पहली बार किसी और की कुछ रचनाएं यहाँ पर पढ़ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यात्री जी की जो ये रचना है, क्योंकि मैंने कहानियाँ भी पढ़ी पर मैंने जब ये व्यंग पढ़ा तो इसने मुझे बहुत आकर्षित किया। तो किस्सा एक खरगोश का आप सभी के सामने। कुछ रोज पहले डालचंद्र उर्फ चंद्रा फिर आया था। ये वही चंद्रा है जिसने मेरे साथ कॉलेज में 7-8 साल काटे थे और जैसे तैसे रो धोकर 3rd डिवीजन में बीए पास किया था। हमारे जिले के कलेक्टर वर्मा जी जब दिल्ली में किसी ऊंचे ओहदे पर तैनात थे तो इसने उनकी खुशामद दरामद से एक हकीर फकीर नौकरी हथिया ही ली थी। अब भाई उसमें गजब का आत्मविश्वास आ गया है। और क्यों ना आए आत्मविश्वास, वह किसी महकमे में पीआरओ की कुर्सी को घेरे बैठा है और अपन तो वहीं के वहीं फिसड्डी रह गए। 25 साल पहले जिस कुत्ते घसीट में घुसे थे आज भी वहीं सड़ रहे हैं। मैं दोपहर की चिलचिलाती धूप में दोनों हाथों में भारी भारी थैले पकड़े ज्यों ही जीने के पास पहुंचा तो उसका चमचमाता स्कूटर देखकर सारा माजरा समझ गया। अवश्य ही इधर की कोई नई उपलब्धि उसे मुझसे खींच लाई थी। जब नाकाबिल आदमी आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उन्हें हताहत करने पहुंचता है जो अपनी योग्यता के बावजूद बैंक बेंचर ही रह जाते हैं। और जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो पिछले 20 वर्षों से उसके हाथों ध्वस्त होता चला आ रहा हूँ। मैं दरवाजे में घुसा तो वह नंग धड़ंग हालत में उठकर खड़ा हो गया। गर्मी से परेशान था या मोटापे से, ये तो भगवान जाने, पर मैंने देखा कि उसकी बुशर्ट खूंटी पर टांग रखी थी और बनियान सोफे पर पड़ी हवा में फरफरा रही थी। मुझे देखकर वह भरपूर मुस्कुराया। बदले में मेरे चेहरे पर भी एक मरियल सी मुस्कान आ गई। अभी आता हूँ कहते हुए मैं दूसरे कमरे में सरक गया। उस कमरे में बच्चे काव बचा रहे थे। यात्री जी आप ही के बारे में बात हो रही है। उस कमरे में बच्चे काव मचा रहे थे और पत्नी रसोई में उलझी हुई थी। मेरे आने की आहट पाते ही वह दौड़ी चली आई और कान में फुसफुसाई, ये तुम्हारा सिर खाओ डालो फिर से आ गया यहाँ। मैं उसकी बदहवासी पर खुलकर मुस्कुरा पड़ा। इसे पता नहीं कि आखिर डालचंद्र अपना ये नाम सुन ले तो अपना सिर नोच डालेगा। डालू कहना तो उसकी हत्या है। वह तो अरसे से अपना नाम डी चंद्रा लिखता हुआ आ रहा है। उसके दफ्तर के बाहर भी डी चंद्रा की ही तख्ती लगी है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, आंखों के इशारे से ही समझा दिया कि अब आ ही गया है तो आ जाने दो। बेचारा थोड़ी बहुत देर में अपने पेट की बातें बताकर चला जाएगा। पिछली बार उसे कोई विभागीय पुरस्कार मिला था तो उसने सबसे पहले मेरे पास पहुंचकर शुभ सूचना दी। हो सकता है इस दफा भी कोई ऐसी ही घटना हुई होगी और मेरे पास आना उसने अपना धर्म समझा होगा। थोड़ी देर बाद कपड़े बदलकर मैं उसके पास लौटा और वह देखते ही हमला कर बैठा। अरे यार तेने तो निहायत नफीस कुर्ता डाक लिया, या तो लखनऊ वाला लग रहा है, कहाँ से मारा, लेकिन बगैर बनियान के अच्छा नहीं लगता। जाहिर है कि वह मुझे यही समझाना चाह रहा था कि ऐसा कुर्ता पहनने की मेरी औकात नहीं है। यह तो पद और मर्यादा के हिसाब से उसे ही मिलना चाहिए था। मैंने चुप रहने में ही खैर समझी और बेबात गंभीर बना रहा। मेरी संजीदगी कारगर सिद्ध हुई और अब मैं थोड़ा खिसिया कर बोला, और सुना इस अरसे में क्या कर डाला तुमने? अब मैं इस बारे में भी कुछ नहीं बोला। हाँ, मन ही मन हंसा जरूर, क्योंकि पिछले अनुभवों के मुताबिक मैं जानता था कि वह अपनी फतह के किस्से सुनाने की भूमिका मुझे उकसाकर प्रस्तावित करता था। इसके अलावा बरसों से मैंने कुछ उल्लेखनीय किया भी क्या था जो मैं उसे सुनाता, सिवाय इसके कि जब वह पिछली बार आया था तो मेरे घर में 4 बच्चे थे और इस बार आया है तो 5 हैं। कर्जा पहले 2000 था, अब 4000 हो गया। महंगाई के आंकड़े दुगने नहीं 1.5 गुने तो आराम से बढ़ लिए थे। राष्ट्र वगैरह का तो मुझे पता नहीं। हाँ, मेरी हालत तो पहले से और भी कुछ ज्यादा ही पतली हो गई थी। फिर भी उसे अगर कुछ सुनाना ही पड़ता तो मेरे पास सिर्फ एक आदर्श वाक्य था, आओ सब मिली रो भाई। पर रोना तो और भी गलत होता,
क्योंकि मेरी गिरावट से उसे सच्ची खुशी प्राप्त होती और तिकड़म प्रियता और रंगीन भी हो उठती। मेरी दुर्दशा पर वे मन ही मन इठलाता और बाहर से शोक प्रकट करते हुए मुझे प्रेम पूर्वक समझाता, मेरे भाई सिद्धांत बनाकर जी, तू बिना किसी योजना के हैफेजात चलता चला जा। कितनी बार तुझे समझा चाहूं, मगर तू है कि जब उसे मेरे कुछ भी कर डालने का पता नहीं चला तो उसने पैतरा बदला। अरे तू मेरे पास क्यों नहीं आता कभी? जब आता हूँ साला मैं ही झक मारता चला आता हूँ। आखिर कोई हद भी तो होनी चाहिए। उसने आत्मविस्मृति में ही स्वयं को गाली दी थी, सो मैंने भी खूब उदारता दिखाई। अरे छोड़ो भी, अब इसमें क्या रखा है कि कौन किसके पास पहुंच गया। तुझे फुर्सत मिली तो तू आ गया, मुझे फुर्सत मिली तो मैंने इस बात को गोलमोल छोड़ देना ही बेहतर समझा, क्योंकि मेरे जीवन में अभी तक एक ही मौका ऐसा आया था जब मैं उसके यहाँ पहुंचा था, और वह भी एक ऐसी आपाधापी और औपचारिकता का अवसर था जब उसने अपने नए मकान में गृह प्रवेश किया था। उस समय सरसरी निगाह से मकान देखने और उनकी प्रशंसा करने के सिवा और कुछ भी संभव नहीं था। सहसा मेरी निगाह चंद्रा की आकृति पर गई तो मुझे लगा कि वो कुछ बेचैन सा हो रहा है। शायद उसे लगने लगा था कि मैं फालतू वक्त बर्बाद कर रहा हूँ और कोई काम की बात तो हो नहीं रही। उसने देखा कि अपनी बात सुनाने के लिए भूमिका में समय गंवाना व्यर्थ है, सो बोल उठा, ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है, मेरे सब काम यूं ही चुटकी बजाते हो जाते हैं, और मजे की बात यह है कि मेरे साथ शुरू से ही ऐसा हो रहा है। अनजाने ही मैं उसके वांछित उद्देश्य में मैं जाग फंसा। उसकी अतिशय आशावादिता से मैं उबलकर बोला, अपने आप कैसी की तैसी हो रही है, तू भाग दौड़ में लगा रहता है, जब फसल पक जाती है तो दबा के काट लेता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हुजूर, मैं तो अपने काम में लगकर मेहनत करता हूँ। यह बात अलग है कि कुछ भी ना करूँ तब भी कामयाबी मुझे ही हासिल होती है। हाँ, तू तो यहीं अपने जाल में फंस गया। तू काम करने और मेहनत की बात कर रहा है, पर सवाल यह है कि वह काम वह मेहनत आखिर है क्या? यही ना कि दफ्तर में हाजिरी लगाई और जोड़ तोड़ बिठाने के लिए दफ्तर दर दफ्तर चक्कर काटने शुरू कर दिए। कब कहाँ कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कब कहाँ कौन सा सेमिनार हो रहा है। सरकारी खर्चा पानी पर माल कचरते हुए घूमना ही तेरा श्रम है। अब भला ऐसी मेहनत मेरे लिए कहाँ से जुटेगी और कौन जुटाएगा? मेरी बात से अपने डालचंद का मुंह सूख गया। वह कुछ देर चुप रहकर बोला, अब यार अपना अपना तरीका है काम करने का, तुझे कौन लगता है जोड़ तोड़ भिड़ाकर पटरी बिठाने से? फिजूल में जेलस होकर दूसरे की सफलता पर खपती कसने में क्या रखा है? मैंने ना कभी किसी का हक मारा है, ना किसी की कोई बुराई की है। मैंने हंसकर कहा, हाँ नहीं नहीं, तूने कभी किसी का हक नहीं मारा, बस तू तो दूसरों का हक मारने का निमित्त भर है। एक लोअर डिवीजन क्लर्क अच्छी खासी अफसरी की कुर्सी हथियाकर बैठ जाए, इसे भाग्य के अलावा और कहा भी किया जा सकता है। इस बार उत्तेजित होने के बजाय वह ठहाकर मारकर हंसा और चहका, तो मुझे खुशी है कि तू अब काफी बाइटिंग होता जा रहा है। अब तू कुछ लिखना शुरू कर दे, देख तेरा नाम हो जाएगा। धन्यवाद, पर मेरे पास बाइटिंग के अलावा और कोई दूसरी उपलब्धि भी तो नहीं है, वरना मैं भी तेरी ही तरह। इसके अलावा लिखने विखने में रखा ही क्या है? तेरे जैसे लोगों को उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मेरा लिखना तो तेरी नजर में तब तक बेमतलब ही रहेगा जब तक उस पर सरकार का इनाम इकराम ना दे। वह छाती पर हाथ मारकर बोला, मैं दिलाऊंगा तुझे एकेडमी का इनाम। मेरे वहाँ कई दोस्त बैठे हैं जो चरकटे किस दिन काम आएंगे। मैं उसकी कोई बात का उत्तर देता इससे पहले ही पत्नी ने आवाज लगाकर कहा, खाना तैयार है, बातों से ही पेट भर रहे हो क्या? मैंने उठते बोला, हाँ चलो खाना खाएं, धोखों से पेट नहीं भरता है भाई डालचंद्र जी। धोखों से भी पेट भरता हो, पर चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। लेट अस एग्री टू डिफर, कहकर डालचंद उठ खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद पता नहीं मुझे कई दिनों तक घोर आश्चर्य होता रहा कि वह अपनी कोई नई उपलब्धि मुझ पर थोपे बगैर कैसे चला गया। पर आज सुबह एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में मैंने उसका फोटो और जीवन वृत्त देखा। उसे एक सरकारी दौरे पर विदेश यात्रा के लिए भेजा जा रहा था। अब अगर तुम यह जानना चाहते हो कि मुझ पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं जल लिपटने के अलावा और कर ही क्या सकता हूँ। कामयाबी तो अतिरिक्त कुशलता का पैमाना है, और है भी क्या।
क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर।